अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ए केमिस्ट्री। मैं हूं आपका होस्ट इमरान आबिद। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो में मैं चैप्टर 4 एफएससी पार्ट 2 के ग्रुप 5 और ग्रुप 6 के जो एलिमेंट्स हैं उनको डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले चलते हैं ग्रुप 4A की तरफ, 5A की तरफ। 5A में देखें तो हमारे पास नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ जो है हमारे पास इस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। इनमें अगर आप देखें तो जो आपके पास नाइट्रोजन है और फास्फोरस वो टिपिकली नॉन मेटल्स हैं टॉप पे दोनों। एंड देन अगर आप देखें जो आर्सेनिक और एंटीमनी हैं वो दोनों आपके पास मेटलाइड्स हैं, और बिस्मथ जो कि बॉटम पे है वो डेफिनेट मेटालिक प्रॉपर्टीज शो करता है। तो देयर इज़ मतलब पहले दो आपके पास नॉन मेटल, फिर दो मेटलाइड, और लास्ट पे आपके पास जो है वो मेटल आती है। यहाँ पे भी अगर आप देखें जो मोस्टली हैं सारे के सारे सिवाय नाइट्रोजन के तमाम जो तकरीबन एलोट्रोपी जो का फिनोमेना है, एलोट्रोप्स वो शो करते हैं। ठीक है, एलोट्रोपी का फिनोमेना तकरीबन सब शो करते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें बॉन्डिंग की मोस्टली वैलेंसी की बात करें, नाइट्रोजन तो आपने देखा NH3 या NF3 तीन ही बॉन्ड बनाता है। ग्रुप 5 है, बॉन्डिंग इनकी तीन बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन जब आप नीचे जाते हैं फास्फोरस देखें, फास्फोरस जो है वो PCl3 या PCl5 भी बना देता है। PCl3 PCl5, तो फास्फोरस जो है वो 5 वैलेंसी भी शो कर रहा है, 3 भी शो कर रहा है, लेकिन नाइट्रोजन जस्ट 3 की वैलेंसी शो कर रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात नहीं कर रहा। देयर इज़ अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द वैलेंसी। तो वैलेंसी इस ग्रुप की कॉमन जो है वो 3 है, लेकिन नाइट्रोजन के बाद जो नेक्स्ट मेंबर हैं वो 5 भी शो करते हैं। उसकी क्या वजह है, वो 5 क्यों शो करते हैं? क्योंकि उनके पास 3D एम्प्टी और पड़ा होता है, तो P में से एक, S में से एक इलेक्ट्रॉन D में चला जाता है, क्योंकि इनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, क्योंकि फास्फोरस की लिखता हूँ, वो है 3s2 3p2 3s2 3p3 सॉरी, एंड 3D इनका एम्प्टी पड़ा है, 0 है उसके अंदर। तो एक इलेक्ट्रॉन जो S में पेयर्ड हुआ होता है वो चला जाता है आगे D में, तो S में भी एक हो जाएगा। तीनों P में एक हाफ फील्ड पड़े हुए हैं तीनों, और D में एक हाफ फील्ड हो जाएगा। टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये नीचे उन्होंने बताया हुआ है कि जब इलेक्ट्रॉन 3s में से एक प्रोमोट कर देंगे आप 3D के अंदर, तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जिससे उसकी जो वैलेंसी है उनकी वो कॉमन वैलेंसी 5 हो जाएंगी। ठीक है, 3 और 5 दोनों कॉमन वैलेंसी हैं, लेकिन नाइट्रोजन के केस में D ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होता, D सब शेल मौजूद नहीं है, इसलिए वो वैलेंसी 3 पे ही उसकी रिस्ट्रिक्टेड है। बात करते हैं नाइट्रोजन की अक्रेंस की। अक्रेंस में अगर हम देखें, नाइट्रोजन जो है वो आपको भी पता है, नाइट्रोजन फ्री स्टेट में एयर के अंदर 78% वॉल्यूम पाया जाता है और मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर है। लेकिन अगर हम इसके मिनरल्स की बात करें तो वो बहुत कम है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन नॉट फाउंड एज मिनरल्स जैसे कि हम हर एलिमेंट के तकरीबन टेबल के स्टार्ट में जो चैप्टर के स्टार्ट में टेबल हम पढ़ते होते थे, जैसे सिलिकॉन के पीछे आपने एस्बेस्टॉस को भी पढ़ा, ज़िरकॉन को भी पढ़ा, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने मेंशन किया था, और सोपस्टोन ये टॉक को भी डिस्कस किया। अच्छा, इसके अलावा नाइट्रोजन जो है आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है, प्रोटीन अमाइनो एसिड से बने होते हैं, अमाइनो एसिड में नाइट्रोजन होता है। तो आपकी बॉडी के अंदर जितनी प्रोटीन है उसके अंदर भी ये एज आ कंबाइंड स्टेट में मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें इसके ऑक्साइड्स हैं। ऑक्साइड में 5 तरह के ऑक्साइड्स को हमने स्टडी करना है। डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। ये मेनली हमने 3 ही को स्टडी करना है, लेकिन हमारे पास डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3 भी मौजूद है, और डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5। इनके क्रॉसपॉन्डिंग एसिड्स अगर हम कहें ना, यहाँ नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट मैं बताता चलूँ। सबसे पहले जो आपके पास N2O है, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं। ऊपर जो सबसे टॉप पे हमारे पास, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। ये जो हमारे पास डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये जो हमारे पास है, इसमें अंदर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन अगर स्टेट देखें तो आपके पास आती है +1। ठीक है, अगर आप इस वाली में ऑक्सीडेशन स्टेट को देखें नाइट्रोजन ऑक्साइड में, इसमें आती है आपके पास नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2। अच्छा, फिर आप डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड में देखते हैं, अगर यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसमें आती है इसकी +4 नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आप डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड में देखते हैं तो +3, एंड देन लास्ट में देखते हैं तो +5। यानी एक तरतीब से उन्होंने ऑक्सीडेशन स्टेट के लिहाज से लिखा है। +1 सबसे पहले ये, फिर +2, फिर +3 एंड देन +4
एंड लास्ट पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। तो नॉर्मली ये तो हमने डिस्कस करने हैं जो कि +1 +2 +3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यानी इन तीनों को हमने स्टडी करना है आगे इस चैप्टर के अंदर, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन इन दो को, ये जो हमारे पास लास्ट है, इनको डिस्कस नहीं करना, बल्कि इनके क्रॉसपॉन्डिंग एसिड्स आ जाते हैं हमारे पास। N2O3 के क्रॉसपॉन्डिंग देखें, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको क्या बताई है, इसमें हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +3 है। तो जो हमारे पास एसिड है नाइट्रस एसिड, उसमें भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की जो है वो +3 है, ठीक है। नाइट्रोजन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। इसी तरह N2O5 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने क्या बताई है, +5। तो नाइट्रिक एसिड हमारे पास आ जाता है HNO3। तो HNO3 में भी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +5 है। तो मैंने ऊपर भी मेंशन किया था ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी में डिफरेंस है। वैलेंसी वो 3 की शो करता है, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट +5 तक शो कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 ऑक्साइड हैं, इनमें ऑक्सीडेशन 1 से लेकर 5 तक सब हैं। इसके अगेंस्ट अगर हम बात करें N2 की, नाइट्रोजन गैस की, तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो 0 1, इसमें 0, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4 एंड एन पे नाइट्रिक एसिड ले लें या N2O5 ले लें। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 5। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक जो अच्छी बात एक बताना चाह रहा हूँ। अब देखें, नाइट्रोजन N2 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ लास्ट पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम +5 है। और +5 मैंने क्या कहा है कि इसमें स्टडी करना है हमने, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट किस में स्टडी करना है। एक तो N2 में दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, इसमें 0 है, और नाइट्रिक एसिड, ये N2O5 को आप नाइट्रिक एसिड समझें क्योंकि हमने उसको स्टडी करना है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो नाइट्रिक एसिड स्टेट में जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है मैक्सिमम +5, वहाँ से आगे नहीं जा सकती, यानी मज़ीद इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर सकता, मज़ीद वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। तो मतलब उसके बाद वो रिड्यूस होगा, जब रिड्यूस होगा तो दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो जब भी कोई एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, जैसे नाइट्रिक एसिड के अंदर HNO3 के अंदर नाइट्रोजन है, अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर गया हुआ है, मज़ीद उससे आगे नहीं जा सकता प्लस में, ठीक है। +5 में है यहाँ पे HNO3 है इसके पास, इसमें ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +5 है, इससे आगे नहीं जा सकता। तो HNO3 कभी भी एज आ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट नहीं करता, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सिर्फ और सिर्फ एज एन ऑक्सीडाइजिंग। यानी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे सल्फ़र को ले लें, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ़र की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 और सल्फ्यूरिक एसिड उसकी +6 है, तो सल्फ्यूरिक एसिड भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी तरह नाइट्रिक एसिड भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसमें जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीडेशन कर सकता है दूसरों की, खुद अपनी मज़ीद ऑक्सीडेशन नहीं करवा सकता। तो जब भी कोई कंपाउंड किसी एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है, लाइक नाइट्रिक एसिड। अब अगर हम बात करते हैं नाइट्रस एसिड की इसके मुकाबले में तो नाइट्रस एसिड में अगर आप देखें HNO2, तो HNO2 इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। अब देखें +3 के आगे भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं नाइट्रोजन की, +4 +5, और नीचे भी +2 +1 और 0, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। तो नाइट्रिक एसिड जो है, नाइट्रस एसिड, वो दोनों तरफ जा सकता है। इसका मतलब है कि नाइट्रस एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे भी एक्ट कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी एक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपने अपने माइंड में कॉन्सेप्ट रखना है कि नाइट्रिक एसिड जो है वो एज आ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही एक्ट करता है। आगे चल के हम इसकी देखेंगे। और नाइट्रस एसिड जो है वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी एक्ट कर सकता है, एज आ रिड्यूसिंग एजेंट भी एक्ट कर सकता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर देखें तो सबसे पहले हमारे पास डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड N2O है। N2O के बारे में कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, और अगर देखें कलरलेस है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ में लिखा है फेंट स्मेल है इसकी, ऑर्डरलेस नहीं है, प्लेजेंट और फेंट स्मेल है, कलरलेस गैस है। अच्छा, इसका जो है इसके बारे में इंपॉर्टेंट है कि लाफिंग गैस इसको कहते हैं। इसको थोड़ी देर इनहेल कर लें लॉन्ग टाइम तो आपको एक हिस्टोरिकल लाफ्टर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से हम लाफ्टर गैस कहते हैं। अच्छा, इसकी एक और ये कि डेंटिस्ट वगैरह भी इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक जो इम्पॉर्टेंट है इसकी प्रेपरेशन में, वैसे तो प्रेपरेशन मेरा नहीं था इरादा, लेकिन चूँकि यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट आया है, और अमोनियम नाइट्रेट रिसेंटली जो पिछले 2-3 महीने पहले जो बेरूत में एक धमाका हुआ था सी पोर्ट के ऊपर, उसमें कहा गया था कि अमोनियम नाइट्रेट वहाँ पे स्टोर था।
और जैसे ही कोई शॉर्ट सर्किट हुआ, वहाँ आग लगी, टेम्परेचर बढ़ा, तो वहाँ पे धमाका एक पहले हुआ, फिर उसके बाद दूसरा धमाका हुआ और आसमान के ऊपर NO2 गैस प्रोड्यूस हो गई थी, रेडिश ब्राउन कलर की गैस, जो ये ज़ाहिर कर रही थी कि वहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट। हालांकि आप देखें तो अमोनियम नाइट्रेट को अगर 200 तक कंट्रोल्ड हीटिंग करते हैं ना, 200 डिग्री तक, तो क्या बनाता है N2O। ये क्या बनाता है? कलरलेस गैस है, लाफिंग गैस। लेकिन अगर इसको 200 से ऊपर लेके जाएंगे, 280 इसका बॉइलिंग पॉइंट है, उससे ऊपर लेके जाएंगे तो ये एक्सप्लोड कर जाता है, जैसे लिखा भी हुआ है। तो अवॉइड द डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन, अमोनियम नाइट्रेट की जगह हम दूसरा कोई चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ये एक्सप्लोड करेगी तो फिर N2O नहीं बनेगा, फिर NO2 बन जाएगी, जो रेडिश ब्राउन गैस है। फिर उस वजह से वो हवा में सारा ब्राउनिश सारा सा हो गया था वो धमाका होने के बाद। तो अमोनियम नाइट्रेट को जब आप हीट करते हैं नॉर्मली 200 या उससे नीचे, तो वो तो लाफिंग गैस बनाता है, लेकिन अगर उससे ऊपर करेंगे अबाउट 280 डिग्री, तो आपके पास जो गैस प्रोड्यूस होगी वो NO2। आगे चल के हमने तीसरी गैस इसको स्टडी करना है। तो NO2 का रेडिश ब्राउन कलर होता है, लेकिन N2O लाफिंग गैस का कलर कोई नहीं होता। ये थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिहाज से भी पूछा जा सकता है केमिस्ट्री के पेपर में, क्योंकि रिसेंटली अभी 2-3 महीने पहले ही ये अटैक हुआ था। नेक्स्ट अगर रिएक्शन देखें तो ऐसा जिसमें बस ये याद रखें कि N2O जो है कंबस्टेबल, खुद तो नहीं इसको आग लगती, लेकिन कंबस्शन में मदद करती है। इट्स स्पोर्ट कंबस्शन, ठीक है, लाइक ऑक्सीजन, ये भी जलने में मदद करती है। अच्छा, फिर इसके अलावा अगर आप देखें तो नेक्स्ट हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड है, NO। ये भी हमारे पास कलरलेस गैस है, हैवियर देन एयर है, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें अगर नेक्स्ट देखें और इसमें जो हमारे पास आता है ना, रिंग टेस्ट आ जाता है, ब्राउन कलर का रिंग टेस्ट, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन को देखने के लिए ना, वो हम यूज़ करते हैं। तो NO उसके साथ अटैक रिएक्ट करता है, FeSO4 फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में भी ये टेस्ट मुकम्मल आपको प्रैक्टिकल कॉपी में मिल जाएगा। तो ये FeSO4.NO बनता है, ये ब्राउन कलर का रिंग, इसकी वजह से इसको रिंग टेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो रिंग टेस्ट इसमें आ जाता है, इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट की बात की है, तो NO में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? NO में ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास +2। अब इससे आगे भी जा सकता है +3 +4 में, और इससे पीछे भी जा सकता है, +1 भी है और 0 भी है। तो आप खुद देखें, ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी एक्ट कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी एक्ट कर सकता है। तो NO एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी एक्ट कर रहा है और रिड्यूसिंग एजेंट भी एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों तरह से एक्ट कर सकता है। अच्छा, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड ये गैस है जिसकी बात हो रही है, जी ब्राउन कलर की गैस है। ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें, इट इज़ अ रेडिश ब्राउन गैस with a pungent smell, ठीक है, डिजॉल्व रेडिली इन वाटर फॉर्म ब्लू एसिडिक सोल्यूशन, पानी के अंदर हालों के एसिडिक ब्लू कलर का सोल्यूशन देते हैं। अच्छा, इसकी भी अगर बात करें तो इसमें ये भी, अगर मैंने आपको कहा NO2, ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या आ जाती है, NO2 में +4, तो ये भी आगे और पीछे की तरफ दोनों की तरफ जा सकता है। तो ये भी एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों के तौर पर काम कर सकता है। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन के जो ऑक्सी एसिड्स हैं। ऑक्सी एसिड्स वो होते हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन मौजूद हो, वो एसिड जिनके अंदर ऑक्सीजन मौजूद हो। जैसे कि आप देखें, नाइट्रस एसिड में HNO2 है आपके पास और नाइट्रिक एसिड HNO3 है। लाइक अगर हम ऐसे एसिड्स की बात करें, लाइक HCl, HF, HBr, जिनके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, दे आर जस्ट एसिड। बट अगर इनके साथ ऑक्सीजन लगा दिया जाए, HClO, नाउ HClO इज़ व्हाट, एन ऑक्सी एसिड, ठीक है। इसी तरह बाकी भी अगर आप देखें जिनके अंदर ऑक्सीजन होगा, सल्फ्यूरिक एसिड इज़ आल्सो एन ऑक्सी एसिड। लाइक और अगर एग्जांपल दूँ आपको, तो फास्फोरस एसिड, फास्फोरिक एसिड, H3PO3, H3PO4, बोथ दीज आर व्हाट, ऑक्सी एसिड, इज आल्सो ऑक्सी एसिड। तो ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड्स को हम ऑक्सी एसिड कहा करते हैं। अब इसमें भी अगर हम देखें नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड के बारे में थोड़ा सा मैंने शुरू में भी बताया कि यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास +3 है और यहाँ +5 है। तो जो नाइट्रस एसिड है, सॉरी नाइट्रिक एसिड है, ये तो जस्ट आपके पास एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट नहीं कर सकता। और जो नाइट्रस एसिड है जो कि मिड में बैठा है, +3 +5 की तरफ भी जा सकता है और नीचे +1 या 0 की तरफ भी जा सकता है। तो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों तरह एक्ट कर सकता है। फिर इसके बारे में नाइट्रस दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड ही क्वेश्चन
अगर देखें MCQs में ओनली नोन इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट, मतलब बहुत कम स्टेबल है अपने एक्वा सोल्यूशन में, सिर्फ कुछ डाइल्यूट सोल्यूशंस में ही स्टेबल पाया जा सकता है नाइट्रस एसिड। जो नाइट्रस एसिड देखें उसने यहाँ पे जिक्र किया एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखें आप फिर चल के आगे भी देखेंगे, इट्स आल्सो एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, बिहेव एज रिड्यूसिंग, इज आल्सो रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो नाइट्रस एसिड है ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट दोनों के तौर पे एक्ट कर सकता है, ठीक है। रिएक्शंस याद रखने की कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, MCQs पे होगा। इसमें ज़्यादातर जो होते हैं वो क्वेश्चंस इसी तरह पूछे जाते हैं कि मतलब फ़लाँ चीज़ क्या है। तो इसमें ये एज इट इज़ आपसे ये तो नहीं कहा जाएगा कि आप प्रूव करें कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अगर मतलब अपने वो ऑक्सीडेशन स्टेट, मिसाल के तौर पे अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे की तरफ जा रहा है तो वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है। अगर जो प्रोडक्ट में आ रहा है, लाइक अगर अब मैं इसमें थोड़ा सा आपको यहाँ से समझा देता हूँ, लाइक ये देखें यहाँ पे नाइट्रस एसिड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3, और इससे जो प्रोडक्ट बन गया NO उसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। तो किस तरफ गया, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ गया है, यानी इसकी रिडक्शन हुई है। खुद इसकी रिडक्शन हुई है तो ये एक्ट कैसे करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है, ठीक। तो बस आप इसको थोड़ा सा देख लें। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास ये अक्सर हमने देखा है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर NH2 होता है, उसके साथ अगर नाइट्रस एसिड को रिएक्ट करवाएं, ख़ास तौर पे एनिलीन, अमाइनो बेंजीन जिसे कहते हैं, इसको नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो NH2 कन्वर्ट हो जाता है OH में, फिनोल। यानी एनिलीन से फिनोल बनाने का एक तरीकाकार हमारे पास है, नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करवाना और N2 गैस जो है वो निकल जाएगी, ठीक है। इसी तरह यूरिया के साथ रिएक्शन हुआ है, दोनों तरफ से NH2 जो है वो निकल गया है और वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड में चला गया है, CO जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में चला गया, बाकी दोनों नाइट्रोजन जो है N2 की फॉर्म में निकल गए हैं, ठीक है। तो ये इसका थोड़ा सा है कि जब NH2 अगर हो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, उसके साथ अगर नाइट्रस एसिड को रिएक्ट करवाएंगे तो वो N2 गैस को खारिज करेगा और अगर एनिलीन है तो उसको फिनोल में ले जाएगा, फिनोल की प्रेपरेशन के अंदर ये आ जाता है, ठीक है। अगर आगे चलते हैं, दैट इज़ आपके पास नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड लेबॉर्ट्री के अंदर जो है वो बनाने के उसका बताया है, पोटाशियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड को आपस में मिला के, लेकिन इसकी प्रेपरेशन ब्रिकलाइन एनाइड प्रोसेस के थ्रू की जाती है, ठीक है। मैन्युफैक्चर इसका जो है उसमें एक 3-4 स्टेप हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो एटमॉस्फेयर में थंडरस्टॉर्म के ड्यूरिंग रिएक्शंस होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन हवा में 3000 डिग्री टेम्परेचर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देकर NO बनता है। NO से फिर NO2 बनाया जाता है। NO2 से फिर आप इसमें वाटर ऐड करके नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर बनता है। तो नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर जो बन जाता है उससे फिर आप आगे नेक्स्ट उसमें मज़ीद उसको डिकम्पोज करके नाइट्रिक एसिड में ले आते हैं, ठीक है। तो मतलब फुल आपके पास नाइट्रिक एसिड आ जाता है। तो नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो प्रॉपर्टीज़, तो इसमें इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देख लें। कलरलेस वोलाटाइल लिक्विड है विच फ्यूम स्ट्रॉन्ग लीनियर, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड भी इसको कहते हैं। पंजर स्मेल है, 15 डिग्री के ऊपर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.53 है। थोड़ा सा ये मेन जो हिंट्स या जो पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं MCQs में। रिएक्शंस में देखें तो मैंने ऑलरेडी बताया है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट तो नहीं लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है। अब यहाँ आप खुद देखें ये किस में जा रहा है। नाइट्रिक एसिड जो है आपके पास, इसको आप देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पे तो फिर यहाँ पे अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं तो इसका मतलब कलर जो है वो कलरलेस वोलाटाइल लिक्विड है, फ्यूम स्ट्रॉन्गली नियर फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड भी कहते हैं। पंजर स्मेल इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.53 है। इसके अलावा अगर आप देखें ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये डिकम्पोज हो जाता है किसके अंदर, NO2 के अंदर रेडिली। स्ट्रॉन्ग एसिड जो एसिड के जितने रिएक्शंस होते हैं वो ये शो करता है, लाइक कार्बोनेट्स के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इवॉल्व करेगा, बेस के साथ इस साल्ट और वाटर बनाएगा। ये देखें हमारे पास बेस के साथ सॉल्ट एंड वाटर बनाया है, कार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो एक एसिड के पर्टिकुलर एसिड के रिएक्शन होते हैं वो शो करता है। बाकी हमने मैं ऑलरेडी बताया कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे तो ये एक्ट नहीं करता। अब याद है कि HNO3 यहाँ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो किस में गया, NO2 +4, यानी अपनी पीछे वाली ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ ही गया, आगे नहीं जा सकता, ठीक है। और इससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ है, ये जाके चीज़ों को ऑक्सीडाइज कर देगा।
नॉन मेटल्स के साथ भी इसके रिएक्शन मौजूद हैं। मेटलॉइड्स और सैनिक और एंटीमनी के साथ भी इसके रिएक्शन है, उनके एसिड बन जाते हैं, करस्पॉन्डिंग एसिड, ठीक है। और इसी तरह मेटल्स के साथ बहुत ज़्यादा इसके रिएक्शन, मुख्तलिफ मेटल्स मुख्तलिफ तरह से रिएक्ट करती हैं। एक वो जो जनरली आपने बताया मेटल के साथ जब भी कोई ऐसा रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस, तो वो ये कैटेगरी है। मैग्नीशियम, मैंगनीज और कैल्शियम वगैरह इस तरह से रिएक्ट करते हैं। बाकी कुछ मेटल्स तो बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं करती। GiPt, गोल्ड, प्लाटीनम, इरिडियम और टाइटेनियम तो बिल्कुल ही रिएक्ट ही नहीं करती। इसी तरह कुछ है NiCCA, मैंने अपने वर्ड बनाया हुआ है NiCCA, यानी N से हमारे पास आ जाता है, अगर देखें, निकल, आयरन, कोबाल्ट, क्रोमियम और एल्युमिनियम। ये जो हैं ये थोड़ा सा रिएक्ट करके ना, मतलब इनके ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, मज़ीद ये रिएक्ट नहीं करते उसके ऊपर क्योंकि ऑक्साइड की लेयर की वजह से। तो ये पैसिव होते हैं, रेंडर्ड पैसिव, ठीक है। ये एसिड की तरफ पैसिव होते हैं, ये रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा अगर टंगस्टन और यूरेनियम की बात करें तो वो अपने ऑक्साइड में चले जाते हैं। बाकी मैग्नीशियम, मैंगनीज, कैल्शियम तो वही मैट्रिक लेवल तक का जो आपने पढ़ा है कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, ठीक है। बाकी बहुत सारी मरकरी, सिल्वर, कॉपर, जिंक सब के साथ अलग अलग रिएक्शन इसका शो किया गया है। एज रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ इसका रिएक्शन, यानी यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट करा खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होगा, ठीक है। आप देखें नाइट्रिक एसिड HNO3 किस में जा रहा है? NO के अंदर। NO में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +5 से +2 में जा रहा है। तो ऑब्वियसली इसकी अपनी क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे रिड्यूसिंग तो ये एक्ट ही नहीं कर सकता। एक्वा रीजिया, ये थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंट है। एक्वा रीजिया क्या होता है कि जब 3 वॉल्यूम जो है वो HCl और 1 वॉल्यूम HNO3 को रिएक्ट करवाता है तो उसमें नाइट्रोसाइल क्लोराइड NOCl बनता है। NOCl फोरी से टूट के आपको एटॉमिक क्लोरीन देता है, Cl, which react with the gold to form their soluble chloride। AuCl3 बन जाता है और प्लाटिनम के साथ PtCl4 बन जाता है, ठीक है। तो इसे अपने आप अंदर डिजॉल्व कर लेता है। नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत सारे कंपाउंड्स के साथ नज़र आएगा, लाइक ग्लिसरीन के साथ, टॉलुइन के साथ TNT बना देता है, फिनोल के साथ पिक्रिक एसिड बना देता है, ग्लिसरीन के साथ नाइट्रोग्लिसरीन बना देता है। तो ये सारे कंपाउंड अपनी मशहूर हैं इस लिहाज से कि ये एक्सप्लोसिव्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा नाइट्रिक एसिड के कुछ यूजेस हैं, थोड़े से यूजेस यहाँ मेंशन किए गए हैं। एक्सप्लोसिव अभी मैंने जिक्र किया है, फर्टिलाइज़र बनाने के लिए अमोनिया वगैरह, ये सारी फर्टिलाइज़र बनाने के लिए लेबॉर्ट्री रिएजेंट भी है, और ऑर्गेनिक डाइज और वार्निशेस वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस अगर देखें तो इसका ग्रीक वर्ड से नाम निकला है जी, लाइट बियरिंग। जो फास्फोरस है, ठीक है, ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब है लाइट बियरिंग, इसलिए इसका नाम जी फास्फोरस रखा गया जी। अच्छा, ये अपने ओर्स, इसके ओर्स पाए जाते हैं कैल्शियम फॉस्फेट, एप्टाइट, कैल्शियम फ्लोरोफॉस्फेट, ठीक है, इस तरह ये हमारे पास आ जाते हैं। इसके अलावा एनिमल टिश्यूज़ के अंदर ये पाए जाते हैं, कस्टर्ड और एग यॉक के अंदर पाए जाते हैं, सीड के अंदर पाए जाते हैं, नर्व, ब्रेन और बोन मैरोस के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और कैल्शियम फॉस्फेट, बोन ऐश कैल्शियम फॉस्फेट को कहते हैं CA3। ये ऊपर हमारे पास, मैं दोबारा उसको सर्कल कर देता हूँ, तो इनके अंदर ये जो है इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फास्फोरस हैं, ठीक है। अच्छा, फिर एलोट्रोप्स की बात करें तो वैसे तो 6 हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 3 एलोट्रोप्स को पढ़ना है, वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस, ठीक है। तो सबसे पहले तो वाइट फास्फोरस है, छोटा सा मालिक्यूल, P4 का मालिक्यूल, सिंगल मालिक्यूल है, क्योंकि सिंगल है, लेस स्टेबल है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, पॉइजनस है और येलोइश वाइट सब्सटेंस है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम आगे चलते हैं, P4 को थोड़ा सा अगर हम पॉलीमराइज़ कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, ये P4 का मालिक्यूल है, 4 फास्फोरस आपस में जुड़े हुए हैं, तो फिर हमारे पास आ जाता है रेड फास्फोरस। इसी को थोड़ा सा हीट करके ना, हीटिंग वाइट फास्फोरस, अगर वाइट फास्फोरस को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिटिल आयोडीन एंड सल्फर, तो वो रेड फास्फोरस में चला जाता है। अब चूँकि वो थोड़े से आपस में कंबाइन हो गए हैं, जुड़ गए हैं, रिएक्टिविटी कम हो गई है, वो पॉइजनस भी ज़रा कम होता है रेड फास्फोरस, ठीक है। वाइट फास्फोरस से ही इसको बनाया जाता है। फिर आप देखें तो इस रेड फास्फोरस को जो आपने देखा है, मज़ीद इसको हीट करने से, मज़ीद पॉलीमराइज़ करने से हमारे पास ब्लैक फास्फोरस आ जाता है, और ये बहुत स्टेबल है। ये ऊपर वाले दोनों ज़रा थोड़े रिएक्टिव हैं, लेकिन ये स्टेबल है, ठीक है। एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं हेलाइड, अब देखें यहाँ पे हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे, हेलाइड पढ़ेंगे, PCl3, PCl5, फास्फोरस के 2 हेलाइड को पढ़ना है,
बहुत छोटे छोटे हैं, मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको। फिर 2 ऑक्साइड पढ़ने हैं, P2O3 फास्फोरस ट्राईऑक्साइड एंड फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5, 2 ऑक्साइड्स को पढ़ना है। अच्छा, इसमें फिर 3 और 2 ऑक्सी एसिड्स हैं, फास्फोरस एसिड H3PO3 एंड H3PO4। ये हमारे पास टोटल हमने 6, अब इन अगले 3-4 पेजेस के ऊपर हमने इन चारों को पढ़ना है, 6 को पढ़ना है। PCl3 PCl5 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राईऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, फास्फोरस एसिड एंड फास्फोरिक एसिड, ये 6 हैं टोटल। इनमें अगर देखें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो P2O5 होता है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसका रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी देखेंगे हम अगले 2 पेजेस के ऊपर। तो अब और एक मज़े की बात बताऊं कि ये देखें, PCl3 में अगर आप वाटर डालें तो वो भी किस में चला जाता है, फास्फोरस एसिड में। P2O3 में वाटर डालें तो वो भी फास्फोरस एसिड में चला जाता है कोल्ड स्टेट में। अगर आप हॉट स्टेट में डालेंगे तो फास्फोरिक एसिड। PCl5 में वाटर ऐड कर लें वो फास्फोरिक एसिड में चला जाएगा। P2O5 में वाटर ऐड कर लें तो वो भी फास्फोरिक एसिड में चला जाएगा। तो मोस्टली जो PCl3 है वो फास्फोरस एसिड में, P2O3 कोल्ड स्टेट में तो फास्फोरस एसिड में, लेकिन हॉट में फास्फोरिक एसिड ही बनाता है। तो ये मतलब सहारों को एंड पे आप एसिड में लेकर जा सकते हैं बड़ी आसानी से। ये रिएक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रेपरेशन तो सिंपल है जी, क्लोरीन के साथ डायरेक्ट फास्फोरस का रिएक्शन करा के आप या थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 के साथ रिएक्शन करवा के इसको बना सकते हैं। वाइट फास्फोरस यूज़ की जाती है P4। अच्छा, फिर इसके बाद प्रॉपर्टीज़ हैं, ये इसकी कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड है और फ्रीज़ करता है -112। PCl3 ही लिक्विड है, बाकी तकरीबन सब सॉलिड है। अच्छा, फिर इसके ज़रा अगर रिएक्शंस की देखें, जैसे मैंने कहा इसको वाटर में ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जैसे देखें PCl3 को फास्फोरस एसिड आ गया, वाटर में डाला, ठीक है। अच्छा, फिर क्लोरीनेटिंग एजेंट के तौर पे भी यूज़ होता है। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे तो उसमें देखें अल्कोहल में PCl3 से रिएक्ट करवाए तो OH की जगह Cl लग गया, मिथाइल क्लोराइड बन के। कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करवाए तो एसिड हेलाइड, OH की जगह Cl लग गया। तो ये क्लोरीनेटिंग एजेंट के तौर पे तो इस्तेमाल होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। जी, फिर आगे देखें PCl5 में भी वही काम वो यूज़ कर सकते हैं। ऊपर जो रिएक्शन 2 की हैं, इसको भी डायरेक्ट इसको PCl3 को क्लोरीन से रिएक्ट करवा के आगे PCl5 बनाया जा सकता है। अच्छा, इसमें भी आप देखें हमने वाटर ऐड किया। ओवरऑल रिएक्शन अगर देखें वाटर के साथ इसका क्या बना है, फास्फोरिक एसिड। मैंने कहा PCl5 को पानी के साथ रिएक्ट करवाया तो फास्फोरिक एसिड बन जाता है। अच्छा, फिर फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड है ये, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट ये जो हमने इधर तो उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन नहीं करवाए। ये जो रिएक्शन मैंने अभी आपको बताए हैं अल्कोहल के साथ और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, PCl3 करता है, PCl5 भी ये रिएक्शन दोनों शो कर देता है। OH की जगह Cl लगाना हो, क्लोरीनेशन करनी हो तो हम ये कर सकते हैं यूज़। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है जी, ऑक्साइड्स। तो ऑक्साइड्स में अगर देखें तो सबसे पहले P2O3 फास्फोरस ट्राईऑक्साइड, फास्फोरस और ऑक्सीजन को लेकिन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन अगर होगी तो ट्राईऑक्साइड बन जाएगा, अगर एक्सेस ले लें तो पेंटाऑक्साइड बन जाएगा। दोनों की प्रेपरेशन बहुत आसान है। अच्छा, फिर अगर इसमें देखें तो P2O3 को पानी में जैसे मैंने कहा मिक्स करेंगे तो फास्फोरस एसिड आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास कोल्ड स्टेट में। हॉट स्टेट में रिएक्ट करेंगे तो फास्फोरिक एसिड, ये भी मैंने मेंशन कर दिया था। अच्छा, इसकी अगर आप P2O3 की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देख लें ऊपर तो गार्लिक लाइक ऑर्डर है इसकी वैक्सी। P2O3B और P2O5 मेरे हाल में दोनों की जो गार्लिक लाइक ऑर्डर है जी, बिल्कुल। P2O3 और P2O5 दोनों हैव गार्लिक लाइक ऑर्डर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रेस P2O3। असल में P2O3 की प्रेजेंस की वजह से इसका है, ठीक है। अच्छा, फिर देखें अगर आप हमारे पास इसका रिएक्शन वाटर के साथ मैंने जैसे पहले बताया था, वैसे तो ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनाता है कोल्ड स्टेट में, लेकिन हॉट स्टेट में इसने भी वही देना है फास्फोरिक एसिड, जैसे मैंने ऑलरेडी बात की थी कि पानी डालने आगे इन्होंने एंड पे जाना है अपने एसिड्स की तरफ। और ये जो जिसका मैं जिक्र कर रहा था ये पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इवन सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, लेकिन P2O5 और सल्फ्यूरिक एसिड आमने सामने आ जाए तो P2O5 सल्फ्यूरिक एसिड में से भी वाटर को इवॉल्व करके देखें मेटाफॉस्फोरिक एसिड बना देगा खुद, चूँकि अभी अपने ऊपर पड़ा है कोल्ड स्टेट में रिएक्ट करता है तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनाता है। तो वो पानी सब में से निकाल के खुद तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड में चला जाएगा। अब नाइट्रिक एसिड में से वाटर निकालेगा तो N2O5 जो हो जाएगा, और सल्फ्यूरिक एसिड में से निकालेगा तो SO3। जो देखें जब डिहाइड्रेशन होती है तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती। नाइट्रिक एसिड की ऑक्सीडेशन स्टेट में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लंज,
+5 है, तो उसका वो वाला ऑक्साइड ही बनेगा जिसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड ही है N2O5। मैंने शुरू में बताया था आपको कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होती है N2O5 के अंदर। अब सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर क्या है, +6 है। इसमें से वाटर निकलने के बाद जो ऑक्साइड बनेगा SO3, उसमें भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। तो डिहाइड्रेशन इज जस्ट रिमूवल ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल बट डजंट इट इज नॉट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती, जस्ट रिमूवल ऑफ वाटर होता है। अच्छा जी, तो फिर नेक्स्ट अगर आप देखें हमारे पास क्या आ जाता है, इसने एसिटिक एसिड के अंदर P2O5 डालें ना, तो 2 एसिटिक एसिड तो वाटर निकल जाता है, एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाता है। अभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चले जाएं, पेज 258 आई थिंक, मुझे लग रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन है इस सेकेंड ईयर की बुक के ऊपर, अगर आपके सामने है तो उसमें देखें, उसमें एसिटिक एसिड के ऊपर P2O5 जस्ट रखा है तो एसिटिक एनहाइड्राइड बन गया। अल्कोहल में P2O5 डाला है आपने तो डिहाइड्रेशन हुई है, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से अल्कीन बनती है C2H4। एंड देन ऑक्सी एसिड आ गया हमारे पास H3PO3 और फास्फोरस एसिड और फास्फोरिक एसिड। फास्फोरस एसिड जो है वो मैंने ये मेथड ऑलरेडी पीछे पढ़ा है, P2O3 के अंदर भी या PCl3 के अंदर वाटर तो आ जाता है। अच्छा, फिर प्रॉपर्टीज़ में देखें, इसको भी अगर आप पानी के साथ ट्रीट कराते हैं या बल्कि ये खुद डिकम्पोज होके, पानी के साथ ट्रीट ना कराएं, डिकम्पोज होके ये भी फास्फोरिक एसिड में चला जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड वेरी लास्ट, जो मेथड प्रेपरेशन उसके तो वही है, P2O5 को वाटर के साथ रिएक्ट करवा दें, PCl5 को वाटर के साथ रिएक्ट करवा दें तो वो प्रिपेयर हो जाता है। एंड लार्ज स्केल पे उसको कैल्शियम फॉस्फेट यानी बोन ऐश से बनाया जा रहा है सिलिकॉन के साथ रिएक्ट करके। अच्छा, फिर आगे देखें, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कलरलेस है और इसको अगर आप हीट करते हैं तो पहले हीट करने पे ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड में एंड देन फर्दर हीट करने पे मेटाफॉस्फोरिक एसिड में चला जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस। ये हमारा ग्रुप 4 था, फास्फोरस, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों को पढ़ा।